स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी स्टडीज में। चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डीपीएसपी अपने संविधान में जो ऐड किए हैं वो हमने किस देश से लिए हैं? स्पेनिश, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से? सही जवाब है आयरिश, और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। आगे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, दिस इंस्ट्रक्शन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखी है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4, पार्ट 3 एंड पार्ट 4A, पार्ट 4A और पार्ट 5। इसके लिए आपको पार्ट्स याद होने चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्ट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कौन कौन से पार्ट्स में अवेलेबल हैं। तो इसका सही जवाब है पार्ट 4। तो पार्ट 3 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 है डीपीएसपी, और पार्ट 4 है जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स है फॉर द सिटीजंस डायरेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसके द्वारा कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था? 3, 4, 5 या कोई भी नहीं? सही जवाब है 4। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये 4 हैं। आर्टिकल 38A जो था प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 39 opportunity for healthy development of children. Article 39A, free legal aid to the poor. Article 43A, workers' role in management. By which amendment the subject matter of Article 45 was changed? किस amendment के द्वारा Article 45 जो कि DPSP का पार्ट है वो चेंज किया गया था? Amendment 76th, 78th, 85th या 86th? सही जवाब है 86। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायरिंग ईच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 6 to 14. दिस डिक्लेयर्स एजुकेशन टू बी अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कौन सी श्रेणी में रखा गया है? लिबरल इंटेलेक्चुअल में, गांधीयन में, सोशलिस्ट में या डेमोक्रेटिक में? सही जवाब है लिबरल इंटेलेक्चुअल। एक्सप्लेनेशन कहता है आर्टिकल 44 corresponds with directive principle of state policy stating that state shall endeavor to provide for its citizen a uniform civil code throughout the territory of India. तो आर्टिकल 44 में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने प्रदेश के सिटीजन्स को वो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करें। अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट्स आर एम्पावर टू इशू रिट्स। किस आर्टिकल, जो आर्टिकल्स आपके सामने यहाँ मेंशन किए हैं, इनमें से किस आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट्स को ये सशक्त किया गया है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं? आर्टिकल 224, 227, 223 या 226? सही जवाब है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that every high court shall have powers to issue orders or writs including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari to any person or any government for the enforcement of fundamental rights and other legal rights. ये जो एंड अदर लीगल राइट्स लग जाता है, इससे क्या होता है, हाई कोर्ट की रिट इशू करने की जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है, वो बहुत बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू कर सकती है। रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। हमने कहां से रिट्स का फंडा लिया है, कौन से संविधान से? वाइमर, इंग्लिश लॉ, साउथ अफ्रीकन या फिर कैनेडियन? सही जवाब है इंग्लिश लॉ, जिसको हम ब्रिटिश लॉ कहते हैं। फोर्सेबल कन्वर्जन यानी कि जबरन धर्मांतरण आर अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इज मेंशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 24, 25, 26 या 27?
सही जवाब है आर्टिकल 25। टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड कम बैक इज अ राइट अंडर विच आर्टिकल। देखिए इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, मैं बता दूं आपको। आप विदेश यात्रा करते यानी कि अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं बाहर, चाहे आप शिप से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो आपको देश से बाहर जाना और बाहर से सारी अपनी छुट्टियां बिता के या काम करके वापस देश में आ जाना, यह अधिकार वापस जाने का और वापस आने का जो अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 22, 21, 20 या 19? सही जवाब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपके जीवन की सुरक्षा और आपकी निजता का अधिकार। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एनक्रोचमेंट अपॉन ए पर्सन's राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट द स्टेट। ये आर्टिकल 21 रोक लगाता है कि आपकी निजी जिंदगी और आपके जीवन के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा या कोई ऑर्डर ना हो स्टेट द्वारा। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का यहां पे मतलब है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, लोकल अथॉरिटीज, इनके द्वारा कोई ऐसी चीजें ना की जाएं जिससे कि आपकी जिंदगी और आपकी निजता को खतरा हो जाए। ठीक है, दस वायलेशन ऑफ द राइट बाय प्राइवेट एंटिटीज इज नॉट। अगर कोई प्राइवेट, सरकारी को छोड़कर अगर प्राइवेट आपका इसका कोई हनन करता है आर्टिकल 21 का, तो वो इस कंडीशन के अंडर नहीं आता है, यानी कि उससे आपकी प्रोटेक्शन नहीं है। चूज विच इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको चुनना है इन तीन में से कि ये इन तीनों में से कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू साइलेंस या राइट टू शेल्टर। आपको कोड सामने दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चूज करना है कि इनमें से कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है। सही जवाब है 3 ओनली, यानी कि राइट टू शेल्टर। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अधिकार है और चुप रहने का भी अधिकार होता है, राइट टू शेल्टर इसमें नहीं आता। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स जो नीचे मेंशन किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peaceful without arms, form association or unions, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the India, practice any profession or carry out any occupation, trade or business. Who recommends the proclamation of national emergency? अगला सवाल यह है, कौन recommend करता है national emergency की घोषणा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर? सही जवाब है कैबिनेट। जी हां, प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की रिकमेंडेशन पूछिए, वो कैबिनेट देती है, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हिस्सा है, और कैबिनेट के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद प्रोक्लेम करते हैं वो है राष्ट्रपति। अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया इज दैट पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। National emergency can be declared on the basis of war, external aggression or armed rebellion. This word armed rebellion was inserted by the 44th amendment. Before that, there was a word called internal disturbance. तो internal disturbance को हटा के armed rebellion यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह, उसको ऐड किया गया था by 44th amendment 1978. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज नॉट कंसिस्ट ऑफ। एक यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहां पे केंद्र के एग्जीक्यूटिव में इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर? सही जवाब है एडवोकेट जनरल। क्यों? क्योंकि एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं, सेंटर के नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के एडवोकेट होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाय विच मेजोरिटी द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन पास। कौन सी मेजोरिटी के थ्रू जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का रेजोल्यूशन होता है वो पास किया जाता है? इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ 2/3 या स्पेशल मेजोरिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजोरिटीज का, इसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसका सही जवाब है मेजोरिटी ऑफ 2/3। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से सिस्टम के मुताबिक होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वो होता है जहां पे सिस्टम की बात कर रहा हूं, जहां पे लोग नहीं चुनते। एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम,
जिसने पहले बहुमत हासिल कर लिया। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपात में रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सही जवाब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बता दें इसका आगे, इन इंडिया देयर आर टू मेथड्स ऑफ इलेक्शंस विच आर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और प्रोपोर्शन के हिसाब से आवंटन बराबर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड लिस्ट सिस्टम। तो हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चूज किया है। अंडर पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर नंबर, यानी कि पॉपुलेशन। The proportional representation by single transferable vote system is adopted for the election of president, vice president and members of Rajya Sabha only. ध्यान रहे ये बात, लास्ट पॉइंट। आगे बढ़ता हूं। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद के अंदर मेंशन की गई है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 123, आर्टिकल 75। सही जवाब है आर्टिकल 111। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं। राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द एसेंट ऑफ द विल, ठीक है, वो विदहोल्ड कर लेता है, रोक लेता है। सस्पेंसिव क्या होता है? वो बिल को रिटर्न कर देता है कि भाई आप इसको फिर से चेक करो, ठीक है। पॉकेट वीटो क्या है? उन्होंने कुछ नहीं करना, चुपचाप फाइल को वहां पड़े रहने देना, कोई जवाब नहीं देना, इट्स डन, ठीक है। विदहोल्ड के केस में भी वो पड़ा रहता है, फिर टर्मिनेट हो जाता है बिल अपने आप, ठीक है। पॉकेट वीटो में वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एब्सोल्यूट में ऐसा बोला जाता है कि राष्ट्रपति को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, बट फोर्स नहीं कर सकते उसमें। तो एब्सोल्यूट और पॉकेट के अंदर बिल खत्म हो जाता है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी सफलता निश्चित है।